अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कौमी असम्बली के तवील तरीन बजट सेशन में नून लीग के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मईशत चलाने के नित नए तरीकों पर We cannot let the armed forces take the blame for high taxes, for inflation, for unemployment, nor can we allow them to take the blame for this disastrous IMF deal, and nor should they be blamed for the development or lack of development anywhere in Pakistan. I would respectfully request the government to review this decision, take back this decision. When we blur the line between institutions, then all institutions suffer. नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाल ही में मरीम नवाज साहिबा ने चार्टर ऑफ इकॉनमी जिसको ये मिसाके मईशत कह रहे हैं उसको भी रद्द किया, जबकि 19 जून को उनके चचा शहबाज शरीफ वजीर आजम इमरान खान को इसकी पेशकश जो है वो कर चुके हैं। आइए वो भी आपको दिखाते हैं। वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। नॉट ओनली चार्टर ऑफ इकॉनमी, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation. ये मेरे जाती राय है कि मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है। मेरा ख्याल है जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है उस पे वो चाहता है कि ऑपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए तो एंडोर्समेंट हो जाए। ये नहीं हो सकता। याद रहे 21 जून को स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ट्वीट में कहा था कि वजीर आजम इमरान खान चार्टर ऑफ इकॉनमी पर कमेटी बनाने के लिए रजामंद है, जिस पर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि वजीर आजम खुद राब्ता करे, चूंकि स्पीकर जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करते। तो नाज़रीन, क्या पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिसाके मईशत की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? और अगर वो माशी तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो जाती है तो अपोजिशन क्या इसकी बराबर में जिम्मेदार होगी? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल होगा वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने ये सवाल किया था कि क्या पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिसाके मईशत की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, और अगर माशी तौर पे मुल्क को नाकामी हो जाती है खुदा ना खास्ता तो अपोजिशन क्या इसकी बराबर में जिम्मेदारी लेगी कि नहीं? इसी मौजू के ऊपर हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर दावत दी है रियाज फतियाना साहब को। वो तहरीक इंसाफ की इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं, चेयरपर्सन है लॉ एंड जस्टिस कमेटी के कौमी असम्बली के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, मुस्लिम लीग नून की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेंबर है फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी की कौमी असम्बली के। हमारे साथ ही इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं साबिर बलोच साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रियाज फतियाना साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद क्यों नहीं सवाल कर ये पूछ लेते कि जी ऑपोजिशन जमातें जितनी भी हैं वो चार्टर ऑफ इकॉनमी इकट्ठी मिलके जो हैं बनाए, वो खुद क्यों नहीं पेशकश करते? क्यों कौमी असम्बली स्पीकर को आगे करते हैं? इसलिए चूंकि खुर्शीद शाह साहब ये कह चुके हैं कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं ना, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे। देखिए, मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है बजाय गवर्नमेंट रब्ता करे। जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और वो बुनियादी तौर पर आपने देखा होगा पार्टी की मीटिंग में भी शरीक नहीं होते, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। नंबर 2, उन पे एतमाद भी है गवर्नमेंट के बेंचेस को भी, अपोजिशन को भी। वो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब जो एक मंजे हुए बहुत मामला फ़हम सियासतदान भी हैं और PTI के अवलीन लीडरों में से भी 9 साल तक तो वो सूबाई सदर रहे हैं PTI के खैबर पख्तूनख्वा में, अगर वो आगे बात बढ़ाते हैं तो आज भी उनके कमरे में हम लोग बैठे रहे हैं अपोजिशन में, और हम लोग सारे तकरीबन 8-10 लोग थे, और हमने अभी चीज़ें तय की, बजट कब क्लोज होना है, कैसे होना है, सारी जो होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है मामला तय हो गए हैं? जी, वो बजट के बारे में तो हमने अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठ के तय कर लिया, पूरा शेड्यूल बना लिया है। अच्छा, स्केड्यूल के किस तरह का किन दिनों में कितने लोग, ये सारी वो तो ठीक हो गया। उसमें ये हमेशा होता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फिर बजट जो है वो आराम से पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं, अलग इशू है।
अच्छा, वो अलग इशू है, उस इशू पे वोटिंग पेपर वो हो जाएगा, पास हो जाएगा, इशू नहीं, गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन उसमें होता है कि हर चीज़ का टाइम होता है। अभी सप्लीमेंट्री बजट है, आपका सेनेट से रिकमेंडेशन आई, उस पर डिबेट है। आज अभी तक सेशन चल रहा था, अभी आज अपनी भी मेरी स्पीच थी कौमी असम्बली में। तो इस तरह ये होता है, उसमें कट मोशन आने हैं, मोस्टली महकमे सिलेक्ट होते हैं। मेरा ख्याल है 6 महकमे सिलेक्ट होंगे, ताकि वो सब तो खास टाइम होता है, टाइम फ्रेम के अंदर चलना होता है, आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो तो दुरुस्त आपकी बात है, मगर ये जो आप कह रहे हैं ना कि मिसाक मईशत के लिए सारे जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाएं, तो उसके लिए तो फिर ये तो काफी नहीं है कि आप नीम गरम एक इनविटेशन दें स्पीकर की तरफ से। देखिए, मुल्क तो वज़ीर आज़म कहेंगे तो फिर बात बनेगी ना। गुजारिश है, मेरी बात सुने, हम समझते हैं सारे जिम्मेदार लोग हैं, गवर्नमेंट में हो या पोजीशन में हो, सारे महबे वतन लोग हैं, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। बात यह है कि अगर मुल्क होगा तो जमहूरियत होगी, जमहूरियत होगी तो सारे रहनुमा भी होंगे। इसलिए मुल्क के मामले पे कोई समझौता नहीं, ना दो राय हैं और ना इस पे लड़ाई है कोई, इस पे सबका इत्तेफाक राय है। आप देखा होगा जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, 2 त्यारे हमने गिराए, तो एक इत्तेफाक राय की करारदाद कौमी असम्बली ने भी पास की। इसलिए तो कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म कह दें तो इसमें क्या हर्ज, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी पास की। तो उसमें मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह लेंगे, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, वो करना चाहें तो बात कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर है स्पीकर जो एक बात कर रहे हैं तो उस पर एक, चूँकि दरमियानी रास्ता है इनका, तो अब इस दोनों को बिठाएंगे। आज सब ने बड़ा, मैंने खुद भी स्पीच में ये कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसका सेकंड फेज़ भी ला सकते हैं, और मिसाक जमहूरियत के साथ साथ हम मिसाक मईशत भी कर सकते हैं। उसके लिए टर्म कंडीशन तय की जा सकती हैं कि कोई जमात करप्ट लोगों को सपोर्ट ना करे, इदारों को मुतनाज़ ना करे, अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत लेकर आए, पाकिस्तान में कौमियत के तस्वर को मजबूत करे, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे कोई समझौता ना करे। अच्छा। आपस में अफवाह और तफरीक, पहले आपको नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा, जो बहुत सारे लोग आए और गए नहीं कर पाए। मगर साबिर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुनासिब बात है, स्पीकर कौमी असम्बली अगर कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ऑपोजिशन को पेशकश कीजिए, आप मिसाके मईशत के ऊपर आके मिल बैठे। तो क्यों फिर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ज्यादा मुनासिब होगा कि वज़ीर आज़म साहब करें, और अगर वज़ीर आज़म साहब ये पेशकश कर देते हैं तो फिर क्या आप कबूल कर लेंगे? देखिए मुनीज़ा बीवी, अव्वल तो जो है ना फतियाना साहब ने जो फरमाया कि स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकर एक न्यूट्रल जो है ना शख्स होता है। वो अपोजिशन को और गवर्नमेंट को, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, उनको एक साथ लेके चलता है। लेकिन मैं आपको जो मौजूदा स्पीकर है उसकी जो न्यूट्रल होने का सिर्फ एक बात कर लेता हूं कि उन्होंने जब ये प्रोडक्शन ऑर्डर जब जारी करने थे तो उन्होंने इस पे वक्त लगाया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 67 जो है ना इस बात की जो है वो यानी हाउस को ये इजाजत देता है कि वो स्पीकर वो जो फैसले करें वो फैसले करें। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपनी अथॉरिटी को खुद डाइल्यूट किया। अच्छा, अब उन्होंने आके उसके बाद बाकायदा टेलीविजन पे इंटरव्यू में मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा, किसी ने जब पूछा उनसे कि जनाब कि इसमें आपको वज़ीर आज़म की भी यानी इजाज़त की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मुझे तो हर बात पे वज़ीर आज़म से बात करनी पड़ती है, उनसे मुशावरत लेनी पड़ती है। तो ये जब वज़ीर आज़म से का मतलब गवर्नमेंट है, जब आप गवर्नमेंट से मशावरत लेते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं, तो ये कहाँ की न्यूट्रलिटी हो गई फतियाना साहब? बात ये नहीं है। बात बेसिकली ये है कि चूंकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इस वक्त बहुत सख्त प्रेशर में है इकॉनमी के मामले में, वो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो कभी किसी टेक्नोक्रेट को लाता है, कभी किसी की राय लेता है, कभी किसी की बात मानता है, लेकिन उन्होंने अब तक सही तरीके से अपोजिशन के लोगों को अपने साथ मिला के उन्होंने कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की है। मगर सवाल ये है कि अगर वजीर आजम साहब खुद ये पेशकश करते हैं कि आइए जी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इकट्ठे मिल बैठते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मंजूर होगा? देखें बीबी, बात यह है ना कि आप वजीर आजम की अब बात कर रहे हैं, हम तो उस वक्त की बात आपको बताएं कि जब इलेक्शन के बाद भी यानी जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल साहब ने ये पेशकश की थी कि न सिर्फ मईशत ओनली, तमाम चीजों पे, तमाम मामलात पे
जिनका ताल्लुक मुल्क से है, मुल्क के अवाम से है, उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, अपनी राय देने के लिए तैयार हैं, अपनी सजेशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने तो किसी की बात न सुनी और उन्होंने हर बात पे जनाब लोगों को करप्ट बनाना बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, और बात यह है कि देखो अब वो एक ऐसे यानी एक डेड एंड पे आ गए हैं, ही हैज नो वे आउट। अब वो आके जनाब अब वो उन्होंने स्पीकर के जरिए ये कहा है कि जी के आप मिसा के यानी इसकी बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, मगर अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पेशकश को मंजूर करेगी कि नहीं। नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये कितना उसमें जो है ना उसकी लीगलिटी क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो उसकी लीगलिटी क्या है एक, दूसरी बात ये है कि उसकी सोच क्या है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आप क्या अपोजिशन के जमातों से सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बाकी दूसरी जमातें भी हों, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा, आप इसके अंदर साबिर साहब मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है जो हमने पहले दिखा भी दिया है। साबिर साहब, हम मरियम नवाज साहिबा ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया है। कैसर साहब, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के कौमी असेंबली में एक मेंबर भी हैं। मुझे ये बताइए कि एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब बजट के सेशन के दौरान उठ के खड़े होके कहते हैं कि जी हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर आके मिल बैठ जाना चाहिए। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा हफ्ते के रोज ये कह देती हैं कि ये चार्टर ऑफ इकॉनमी एक मजाक है और मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि हमें इसके अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम इसकी जो फेल्ड पॉलिसीज हैं उसको अपनाना नहीं चाहते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाजे इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आपके टॉपिक है। मैं ये कह दूं कि आम तौर पे अपोजिशन ये कभी ऑफर नहीं करती कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ये तो होता है हुकूमत की तरफ से। हमेशा हमारे वक्त में भी हम तो चाह रहे थे लेकिन अपोजिशन इकट्ठी नहीं होती थी, ये मुखालफत करते। आज बहुत बड़ी बात है कि हमने मुल्क की इंटरेस्ट के लिए हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन ही ऑफर की कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और अगर मुल्क के मफाद में, ताकि आपसे तो चल नहीं रही ये मईशत और मिलजुल के हम आपको मशवरे दें। अब स्पीकर साहब ने जो बात की ना, मैंने अपनी तकरीर 2-3 दिन पहले मैंने तकरीर की है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बाद दूसरे दिन मुझे मौका मिला, पहले दिन ही दूसरे दिन तकरीर करने का सुबह। तो मैंने कहा सबसे बड़ा 10 महीने में बेहतरीन मौका ये आया जब स्पीकर साहब ने पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि क्या आज अभी भी आप समझते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है, और उस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा नेवर टू लेट। इससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने भी उसकी सपोर्ट की है। और ये क्वेश्चन अब अच्छा ठीक तो है कि उनकी बात के खुद प्राइम मिनिस्टर साहब करें, लेकिन अगर जो न्यूट्रल शख्सियत हैं स्पीकर साहब ने कर दिया तो एक बड़ी खुश आइंद बात है। 10 महीने हमारे झगड़े होते रहे, हम आपस में इख्तलाफ करते रहे और 10 गरेबा होते रहे ना, तो ये अगर स्पीकर साहब के इस मैंने स्पीकर साहब को कहा कि आपने जो इनिशिएटिव ये लिया है मुल्क के इंटरेस्ट में, क्योंकि देखिए इनके पास तो चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए इनके पास तो इकॉनमी का कोई क्लियर सोच नहीं है। मुझे नहीं पता कि कभी ये कहते हैं हमें IMF में जाना चाहिए, पहले मुखालफत करते थे, अभी चले गए उसमें। कभी ये कहते थे कि 4,000 की बजाय 8,000 रेवेन्यू हो जाएगा, अभी इनको ये पता नहीं है। कभी एमनेस्टी की हमारी मुखालफत करते थे, आज ये सपोर्ट कर, इनको कोई अंदाजा नहीं है। नहीं तो आप लोग अगर ये हुकूमत में हैं तो चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर अगर एक कमेटी बनती है जिसके अंदर सारी तमाम ऑपोजिशन जमातें हैं, पर खुदा ना खास्ता वो माशी पॉलिसी नहीं चलती, तो फिर उसके ऊपर तो हुकूमत इनकी होगी, मगर इल्जाम तो सबके ऊपर आएगा ना जी। नहीं तो अगर फिर आएगा तो आना चाहिए पहले तो। और वो आपका जो क्वेश्चन था ना उसका मैं जवाब दे दूं। मरियम नवाज साहिबा ने तो खुद दूसरे दिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया अपने पॉइंट को, तो इसलिए मेरी उसमें अब कोई क्या क्लैरिफाई किया? इसलिए चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी एक तरीके से हमायत की, उन्होंने कहा उसके बाद बयान दिया है दूसरे दिन मरियम नवाज साहिबा ने कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है, बड़ा क्लियर बयान सेकंड डे दिया है। और देखिए वो दोनों के पॉइंट आ गए। कहा नहीं कि ये जो मिसाके मईशत है इसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये मिसाके मईशत जो है ये मजाक है और हमें इसके अंदर नहीं हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने मियां नवाज शरीफ का ये कोई भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने अपने तौर पे ये कहा कि ये जो, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने अपने बयान को दोबारा कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था जो कि बताया गया है, और मेरा ये मकसद वो पूरा क्लैरिफाई किया सेकंड। तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि मिसाके मईशत के ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस हो। मैं तो ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में यही बात है। इस वक्त हमारा मुल्क की मईशत बहुत दिगरगू है। बड़ा रियाज फतियाना साहब बड़े
सीजन पॉलिटिशियन है, मुझे इनकी बातें बड़ी, इस वक्त हमें ये देखना नहीं है कि पीटीआई क्या चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हम तो ये देखना है कि मुल्क की मुईशत कहाँ बेहतर हो सकती है। ये चीज क्लियर करें कि अगर स्पीकर पेशकश कर रहे हैं तो वो आपको मंजूर है? देखिए मंजूर तो देखें, मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी पेशकश है, लेकिन बात तो सब पार्टियों ने मिल के करनी है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसको मंजूर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने ये जो पेशकश की है मैं उसको वेलकम करता हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ उनकी कि एक चीज आई ना, एक डेडलॉक टूटा, एक लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ, एक आपस में पॉजिटिव एप्टीट्यूड शुरू हुआ। मैं बड़ा खुश हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। फतियाना साहब, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों जो सियासी जमातें हैं शायद आपके साथ आ जाएं आने वाले कुछ दिनों के अंदर मिसाके मईशत के ऊपर। देखें, पहले तो मैं कहूँगा कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने जो कहा वो उनकी दिल की बात थी और यकीनन बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश भी यही थी। बाद में जब मीडिया पे बहुत हंगामा खड़ा हो गया कि मुस्लिम लीग नून डिवाइड होगी, तकसीम होगी, सेपरेट आ गए, तो फिर उन्हें हिकमत अमली के तहत कह दिया कि नहीं हम अंदर से एक हैं। मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है, दोनों का अलग अलग बयानिया है, अलग अलग सूरत हाल है, लेकिन इनका अपना मसला है, इंटरनल मामला है, इस पर हम मुदाखलत नहीं करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अलग अलग जी, जो ऑब्वियसली बड़े मियाँ साहब की सोच और है, छोटे मियाँ साहब की सोच और है, आपको पता ही है, तो जानशीन भी अलग अलग हैं दोनों के। खैर, अब दूसरी बात जो आती है मिसाके जमहूरियत या मिसाके मईशत, यकीनी तौर पर मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सभी मबे वतन लोग हैं, पहले 2 दफ़ा इज़हार कर चुके हैं, सेनेट और कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदादें पास कर चुके हैं। इसलिए जब पाकिस्तान की सालमियत का मरला आएगा तो फिर इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भले से वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मैसेज आए या स्पीकर साहब की तरफ से मैसेज आए, अपोजिशन को खुश दिली और खुश असलूबी से इसको कबूल करना चाहिए, ताकि हम बैठ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कोई सिमत, और फिर IMF के पास हम पहली दफ़ा नहीं गए, 22वें मरतबा गए, 21 मरतबा पहली हुकूमतें जा चुके हैं। दुरुस्त है, मगर एक तरफ से आप इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे जो ये तहकीकात करेगी कि इन्होंने जो लोन्स लिए थे वो सही लिए थे और वो कहाँ खर्च हुए थे, और दूसरी तरफ से आप उन्हीं लोगों को बिठाएंगे जो बैठ के मिसाके मईशत बनाएंगे। खुला तजाद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। देखो ना, होता रहता है। हिंदुस्तान से हमारी लड़ाई भी चल रही है, उनसे तिजारत भी चल रही है, हमारी हिंदुस्तान और हमारे दरमियान मामले में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, ऐसे होता रहता है। देखो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में पीटीआई जब अपने मैंडेट की बात करती है, अवाम के वोट की बात करती है, अवाम की सोच की बात करती है, तो फिर वो एहतसाब का या तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, या इनको ट्रस्ट किया जा सकता है या इनको ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। दोनों चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती। हर पार्टी में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मैं नहीं कहता PMLN सारी बुरी है, पीपल्स पार्टी सारी बुरी है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब इंतहाई महज़ब, इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, इन्होंने माशाल्लाह अपने इलाके में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कायम की है, अपना पैसा भी बहुत बड़े अच्छे लोगों को चुन चुन के जो 62-63 पे सही उतरते हैं उनके साथ मिसाके नहीं, इसमें देखना इनमें अच्छे लोग हैं। पीपल्स पार्टी में भी साबिर बलोच साहब बड़े अच्छे इंसान हैं जाती तौर पर, वो बहुत से, खुर्शीद साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, नवीद कमर बड़े अच्छे हैं, नफीसा साहब। तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिया कि किसने बैठ के आपके साथ मेरी दोस्ती इत्तेफाक से सारी जमातों के साथ है। ये बात तो है, मेरी वो जितनी भी पार्टी है, कोई हर पार्टी मेरे पर्सनल दोस्तों की कमी नहीं है। ठीक है जी, मैं रवादारी रखने वाला वफादार आदमी हूं, इसमें कोई शक नहीं। मगर सर, आपके एक और वजीर हैं, उन्होंने जो इमरान खान साहब की आपस में बात होती रहती है ना वजीर आजम और उनकी, उन्होंने आज बाहर की है। जरा शेख रशीद साहब ने आज क्या कहा पार्लियामेंट के बाहर, वो जरा दिखाइए। 126 दिन बैठना जनाब अली इनके बस का रोग नहीं है। और जो बात मैंने कही थी, मुझे क्रेडिट दो, मैंने आपको कहा था 2 लीगें हैं, एक शहबाज लीग, एक नवाज लीग, और शहबाज लीग के भी अपने बंदे हैं और नवाज लीग के भी अपने बंदे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात की, मैं कौम के सामने इतराफ करता हूँ, PTI ने इसको बहुत बुरा जाना। भाई ये क्या चाहते हैं, हमें लंदन जाने दो, दफा बुला जाने दो, दफा दूर, गंद बुला लइयों पार, दफा बुला गंद बुला लइयों पार। इन्होंने देखा ही कोई नहीं, इतनी मुश्किल से तो इन्होंने चोरी के पैसे इकट्ठे किए हैं। अच्छा साबिर बलोच साहब, मैं आपकी जानिब आने ही लगी थी, मगर इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊं, मैं कैसर साहब आपसे रिस्पांस लेना चाहती हूं इस बात का। ये शेख रशीद साहब भी देखिए ना, बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। अब ये कहते हैं कि देखिए किस पार्टी में इख्तिलाफ राय नहीं। असद उमर साहब ने जो अभी तकरीर की असम्बली में सीधी, क्या ये जहांगीर तरीन
के खिलाफ नहीं की उन्होंने कि जो शुगर का माफिया है, ये जो शुगर जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ये पार्टी में इख्तलाफ राय होना, मुख्तलिफ ओपिनियन होना एक अच्छी बात है। मैं तो हैरान हूँ इतने सीजनड शेख रशीद साहब ये बात कैसे कर रहे हैं। किस पार्टी में सारे के सारी यूनिफॉर्मिटी है। देखिए ना रियाज फतियाना साहब नहायत ही सोबर और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये इनका मकसद है कि आपस में कोई ना कोई मुफाहमत हो। कई लोग होते हैं वो चाहते हैं नहीं जी ये क्यों मुफाहमत हो रही है, कहीं ना कहीं मामलात को टसल की जाए। और मैं आपकी बात समझ गई हूँ। साबिर साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान आगे जाके मुफाहमत हो सकती है ताकि ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर कोई पेशरफ्त हो सके? देखिए, इनकी जो ना इनके आगे चल के इनमें मुफाहमत होगी या अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, मुनीज़ा बीबी, उससे पहले इसमें कोई शक नहीं। आप ये देख लें कि नवाज लीग मैं नहीं समझता हूं कि दो हिस्सों में तकसीम है, बल्कि वाज़ेह सूरत में पलड़ा मरियम नवाज शरीफ के हक में है। शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। वो जो कहती है वो पॉलिसी की बात होती है। अब बात यह है कि इन दोनों के दरमियान, शहबाज शरीफ में और मरियम नवाज में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जब भी मरियम नवाज अपने वालिद को देखती है, उसकी बीमारी को, उसकी कमज़ोरी को, जाहिर है कि जो पेन और जो एगोनी उसमें वो महसूस करती है, वो शहबाज शरीफ या उसके बच्चे तो वो नहीं करते हैं ना। वो तो लास्ट आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऑन द अदर साइड वो किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, इक़्तिदार से जो ना वो पावर में आना चाहते हैं। तो पावर, इक़्तिदार मेरे ख्याल में इस वक्त मरियम नवाज के जो है ना वो उसके ख्यालों में नहीं है। वो उस वक्त वो नहीं सोच रही, वो जो है ना इश्यूज पे इस वक्त सियासत करना चाहती है। मगर साबिर साहब मुझे ये बताइए, आपके लीडर भी तो इश्यूज के ऊपर सियासत करना चाह रहे हैं ना, तो इस सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि मिसाके मईशत के ऊपर सब आमादा हो जाएंगे? आपके लीडर भी और मरियम नवाज साहिबा भी, जो आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने कहा तो है कि हम नहीं इसका हिस्सा होना चाहते। देखो, मैं वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको ना। मैं देखो, पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, उसकी लीडरशिप बिलावल साहब, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक आइडियोलॉजी है उसकी। वो अपने आइडियोलॉजी से हट के कहीं निकल नहीं सकता। हम चाहें भी तो इतनी डीप रूटेड हम इन्वॉल्व हैं अपने यानी अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ। हम पे हजारों बातें आती हैं जाती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बेनजीर बीबी साहिबा और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब का कैदोबंद, ये तमाम चीजें एक असूल की बुनियाद पे हुई है। मगर असूल की बुनियाद पर अब क्या एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनेगा कि नहीं? और इस इंक्वायरी कमेटी का आप क्या करेंगे? ये जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी जिसके अंदर आपके लोन्स के प्रति तहकीकात होगी, उसके अंदर खुफिया एजेंसी के लोग भी होंगे, जिसके ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इतराज किया है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी इतराज किया है। तो ये सारी चीजें एक इकट्ठे कैसे होंगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। नहीं, वही तो देखो ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपको। एक तरफ से कमीशन बना रहे हैं, एक तरफ से चार्टर ऑफ यानी मईशत बना रहे हैं। मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज किया था कि हुकूमत के पास कोई वे आउट नहीं है। अच्छा, वो अब तक वो इस चीज को डिलीवर करने के लिए अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि जी के उसकी जो तरीकेकार क्या है, उसको किस तरह देखेंगे, उन्होंने किन से लोन लिए है, उन्होंने किन टर्म्स पे लोन लिए है, उन्होंने आईएमएफ से क्या बात की है, उन्होंने आईएमएफ को यानी कौन से इंसेंटिव्स दिए हैं, वो उन्होंने ना पार्लियामेंट को बताया, ना पीपल्स पार्टी को बताया, ना नवाज लीग को बताया, ना किसी और को बताया। बात यह है कि अब इस तरह तो कोई जंप तो नहीं करेगा ना कि जी मुल्क की मईशत खराब है। मुल्क की मईशत अगर खराब है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान और उसकी जमात है। ठीक है, और उसके आपका अगर आपकी बात मैं सही तरीके से समझी हूं कि फिर इनको शफाफियत लानी पड़ेगी और पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा जो भी मुआहदे हुए हैं। इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। मगर नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर और भी बहुत सारे मुतालबात किए, वो भी हम आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये कहा कि अगर 2 MNAs को प्रोड्यूस नहीं किया गया और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए तो फिर ये बजट जो होगा वो रिग्ड होगा। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
बजट पास होता है या नहीं, हमेशा तारीख में लिखा जाएगा that the honorable members of North Waziristan and South Waziristan were denied their right to partake in the budget session, to vote for the budget and to speak for their people. उम्मीद करता हूं मिस्टर स्पीकर, मेरे लिए सारे मुहतरम बिलावल साहब, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, कानून के मुताबिक सबको उसका हक दूंगा और जो भी कानून के मुताबिक है इंशाल्लाह करूंगा और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पर्सनली उसको देखूंगा। रियाज फतेहाना साहब, लोग ये पूछते हैं खासतौर पे आपके होम प्रोविंस के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पंजाबियों के तो प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाते हैं, सिंधियों के भी प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाते हैं, पठानों के क्यों नहीं आते? ना तो खैबर पख्तूनख्वा में कौन पठान अंदर है जेल में? मेरा नहीं ख्याल। मोहसिन दावड़ अली वजीर। अच्छा, वो तो कौमी असम्बली के मेंबर है ना? जी 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 जी। असम्बली के मेंबर तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो उस पे मेरा ख्याल कोई प्रोसेस हो रहा है और स्पीकर जो कि बहुत समझदार शख्सियत हैं, तो देख के उसको यकीनी तौर पर वो आज भी उन्होंने कहा है कौमी असम्बली में भी कि जब वो मामला उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजा है, क्योंकि उन पर सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं कत्ल के। हालांकि दोनों मेरे दोस्त हैं ज़ाती तौर पर, अली वजीर भी, मोहसिन दावड़ भी, लेकिन उन पे क्योंकि एक केस है, उन पे एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाया गया है बहुत सारी, तो मेरे ख्याल वो आजकल में आ जाएगी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, तो यकीनी तौर पर तवक्को की जा सकती है कि स्पीकर उस पर कोई मुनासिब फैसला करेंगे। मुनासिब फैसला, आपकी जाती राय क्या है? ज़ाती राय में तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, इसमें तो हर्ज नहीं है। अगर उनको भी प्रोड्यूस कर दिया जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा, ज़ाती तौर पर आ जाए तो। लेकिन ये है कि क्योंकि एक आम क्राइम है, एक और संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन बहरहाल ज़ाती तौर पर मेरी जो राय है वो यही है कि स्पीकर साहब को उनके प्रोडक्शन ऑर्डर करने चाहिए जारी। कैसर साहब, आपकी ज़ाती राय? जी, मैं एग्री करता हूँ रियाज फतेहाना साहब से। देखिए, बजट का मौका है, वो ठीक है जो उनके ऊपर इल्जामात हैं उनकी तहकीकात हों, जो को उसका लीगल, और स्पीकर साहब ने जो बात की बड़ी वाज़ेह बात की कि जो कानूनी पोजीशन होगी वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ऑनरेबल पोजीशन में है और वो एक न्यूट्रल, उम्मीद है कि वो कर लेंगे प्रोडक्शन। मेरे ख्याल में बजट के मामला है, क्योंकि वो उसको बजाय के कंफ्यूज करने के, जो वोटिंग होनी है ना, तो क्लियर होना चाहिए कि हर मेंबर का राइट है बजट के ऊपर वोट करना। साबिर बलोच साहब, आप समझते हैं कि जो मुतालबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है कि मोहसिन दावड़ अली वजीर को प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि बजट के ऊपर भी वोटिंग हो सके, तो आपका जो ये एक दावा है, आपका जो एक मुतालबा है, वो कबूल कर लेंगे स्पीकर कौमी असेंबली? देखिए बीबी, बात यह है कि आप आर्टिकल 67 को देखें, उसमें आईन ने वाज़ेह तौर पे पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने रूल्स बनाए, और ये रूल्स बन चुके हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स स्पीकर को हासिल हैं कि वो किसी मेंबर को खुद उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे। इसमें किसी लॉ डिपार्टमेंट की, किसी हुकूमती अदारे की या किसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिस इज कंप्लीटली द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करे। और वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है उसमें यह है कि ई मे का मतलब वो उसकी मगर साबिर बलोच साहब, आपको लगता है आपका एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसका रद्द क्या होगा? आप जी बीबी, मेरी एक मिनट के लिए मेरी अर्ज सुने। और फिर उसी में है कि गवर्नमेंट के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि शल इसलिए किया गया कि वो पाबंद है कि स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर देने पर वो उस नेशनल असेंबली के मेंबर को असेंबली में हुकूमत प्रोड्यूस करे। तो ये किस किस्म की बात होगी कि ये लॉ मिनिस्ट्री देखेगी, अच्छा कानूनी तकाजे देखेंगे और फलाना देखेंगे? ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये अना इमरान खान की है। इमरान खान नहीं चाहता, इमरान खान जब तक नहीं चाहता ये स्पीकर कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान की पार्टी कुछ नहीं कर सकती। उनके पास कानून, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन कोई अहमियत नहीं रखते। वो एक ऑटोक्रेटिक दौर में जी रहे हैं। उस ऑटोक्रेसी की वो देख रहे हैं। वो एक शख्स की, एक बंदे की जो है ना रजा और उसकी अहमियत को देख रहे हैं। अच्छा, मगर रावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने एक लीगल बात की है। उसने एक एमएनए, 2 एमएनएज की राइट्स की बात की है कि उनको डिप्राइव न करें, उनको लाएं, वो बजट साजी में हिस्सा लें ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें। ये एक ट्रू लीडर की
निशानी होती है, उसकी स्प्रिट की निशानी है। साबिर साहब कह रहे हैं कि जी एक वजीर आजम साहब की अना की बात हो गई है, आप ऐसे ही समझते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक है? इसमें वजीर आजम की अना कहाँ से आ गई? वजीर आजम ने तो उनको लॉ मिनिस्ट्री कहाँ से आ गई? साबिर साहब ना, एक वहाँ वाकया हुआ, फौजी चौकी पे हमला हुआ, कई फौजी शहीद हुए, उन पर रिट ऑफ स्टेट चैलेंज की गई, उस पे एक मुकदमा बना, वहाँ की मुतलका। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं ना, वो स्पीकर तो नहीं कह रहे भाई। वफाकी मामला है ही नहीं। स्पीकर तो ये दलील नहीं, मतलब वो तो कह रहे हैं कि स्पीकर की स्वाबदीद है ना, मैं बता रहा हूँ ना, देखे ना, वो उसमें मे का लफ्ज यूज हुआ है, शेल लफ्ज नहीं है। हाँ, जब स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर देंगे तो फिर आगे इंतजामिया के लिए शेल का लफ्ज यूज हुआ है कि वो दे शेल प्रोड्यूस, इसलिए ये वफाकी देखे ना वहाँ पे लाज़िम है। बलोच साहब हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने ये बात दुरुस्त नहीं कही कि वज़ीर आज़म की अना का मसला है, ये सूबाई मामला है। अब फाटा फेडरल टेरिटरी नहीं है, फाटा जो है ये नेशनल असेंबली का मामला है सर। देखो ना, वो जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो सूबाई हुकूमत के तहत हुआ है ना जी, वो तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात करें। अच्छा, अगर इस बात से अगर आगे बढ़े, चूंकि एक बहुत अहम इशू है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और चूंकि आप कैसर साहब इकॉनमी से आपका ताल्लुक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात करें। नाजरीन, आज जो मुशीर ख़जाना है हफीज़ शेख साहब, उन्होंने अमीर कतर का शुक्रिया अदा करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि कतर पाकिस्तान में बराह रास्त $3 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, पर अवाम की जो तवक्कुआत थी नाजरीन, वो $3 बिलियन से बहुत ज्यादा थी। इसलिए चूंकि वजीर आजम के इंस्टाग्राम पेज पर आईडी इमरान खान PTI पर ऐलान किया गया था कि अमीर कतर पाकिस्तान आ रहे हैं और इनकी आमद पर $22 बिलियन की सरमायाकारी की मुतवक्को जो है वो है और तौफीक है। और दूसरी तरफ से नाजरीन, जो और कंफ्यूजन फैली है वो ये है कि कतर न्यूज एजेंसी की तरफ से एक ट्वीट शाया की गई, उसके अंदर कहा गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतरी पाकिस्तानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप विल अमाउंट टू $9 बिलियन। अब फतियाना साहब क्लियर करें, कितने पैसे मिल रहे हैं हमें कतर से? $3 बिलियन या $9 बिलियन या 3 बिलियन कतरी रियाल? लेकिन ना, गुजारिश ये है कि इत्फाकन मैं म्यांमार गया हूँ, तो मैंने कतर एयरलाइन से गया हूँ, तो कतर में मैंने स्टे किया जाते हुए आते हुए। वहाँ जो इम्प्रेशन यही था कि कतर के जो अमीर हैं वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं और तकरीबन $22 अरब की डील होगी। मुज़ाकरात में $22 अरब की ही बात थी। अब हो सकता है क्योंकि कतर और सऊदी अरब के जो दरमियान कशीदगी है, उससे कतर की अपनी इकॉनमी अंडर प्रेशर है इस वक्त, और सऊदी अरब ने एक ही रास्ता है जो रोड के साथ आता है, वो सऊदी अरब बंद किया हुआ है। ये स्पेस भी UAE ने बंद की हुई है, सऊदी अरब ने भी। तो कतर इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत हैवी अमाउंट बाहर ले जा सके, एक ये वजह है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले चंद सालों में तवक्को की जा सकती है कि $22 अरब पाकिस्तान में खर्च फेजेस में होगा। क्यों जी कैसर साहब? मुझे बीबी देखे, इन्होंने इकानमी को एक मजाक बना रही है। $22 अरब, $9 अरब, $3 अरब। देखिए, $6 अरब 3 सालों में हमने IMF से लेना है, 10 महीने हो गए, अभी उस पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और कई कंडीशनैलिटी हैं, कई किस्म के हमारे ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई हैं, ये करेंगे, और अभी भी उन्होंने कमिट नहीं किया है। उन्होंने कहा ये आप बजट पहले पास करवा के लाएं, 3 जुलाई को मीटिंग होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे। $6 बिलियन 3 साल में, इन्होंने तो $22 बिलियन भाई कौन मुल्क दे सकता है इस वक्त $22 बिलियन? है ही नहीं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये आ जाना, ये तो उसी किस्म की बातें हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहा करते थे, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कहा करते थे जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो 4000 अरब की बजाय रेवेन्यू 8000 अरब हो जाएगा। वो कहते थे कोई बात उनका नहीं, उन्होंने उनको सीरियस लेना चाहिए ना इकोनॉमिक मैटर्स को। ये मुल्क के मामला, मईशत के मामला, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, उनको पता ही कुछ नहीं है क्या कहते हैं कि सीरियसली लेना चाहिए। तो फिर मेरा सवाल ये है साबिर साहब, अगर ये हालात है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर इकट्ठे होके? नहीं, मैं तो वही देखो पहले भी अर्ज किया था कि इनकी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। मईशत के मुतालिक जिस तरीके से मईशत का हाल है उस पर भी ये सच्ची बात नहीं करते और सही बात बताते नहीं है। अच्छा, न सिर्फ मईशत का, अब आप देखें कि यानी एक इनके इम्पोर्टेंट वो जो है ना वो अकबर साहब, उन्होंने कितना एम्बेरस किया फॉरेन मिनिस्टर को, शेख अपना उसको शाह महमूद साहब को, कि उन्होंने ओपनली कह दिया कि जी बात कर दी कि जी
हमारी जो ना इंग्लैंड के साथ जो है ना वो ट्रीटी हो गई है, अच्छा तबादले का एक दूसरे के यानी कैदियों का, मुल्जिमान का। अच्छा लेकिन होम डिपार्टमेंट ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखिए जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी उस वक्त और उस फोरम का और उस यानी कमीशन का हिस्सा बनेगी कि अगर हुकूमत अपने रवैया दुरुस्त करे, पकड़ दकड़ बंद करे, अच्छा लोगों को हरासमेंट बंद करे, बिजनेसमैनों की हरासत को बंद करे, मुल्क को एक पैटर्न पे ले आए, अपने वो विंडिक्टिविज्म को छोड़ दे और एक सही मानों में एक सही हुकूमत एक गवर्नेंस करे। पीपल पार्टी मुल्क के मामलात में उसको ठीक करने के लिए हमेशा तैयार है, मगर उसके लिए आपने जो प्री कंडीशंस रखे हैं वो अपनी जगह है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी वही प्री कंडीशंस होंगे। साबिर बलोच साहब, कैसर साहब, रियाज फतियाना साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मिसाके मईशत तो हो सकती है मगर उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं और वो सब कुछ तय करना होगा ऑपोजिशन के साथ। सो देयर इज मच a slip between the cup and the lip। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।